कक्षा 12 है और विषय हिंदी, विषय आरोह। आरोह का ही काव्य खंड पाठ है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। यह पाठ का नाम है। कविता का नाम कुछ बड़ा है। इसके रचनाकार अर्थात कवि हैं त्रिलोचन। कविता की व्याख्या को समझने से पहले एक बार कवि त्रिलोचन का सामान्य परिचय समझ लेंगे। पहला, जन्म तथा जन्म स्थान। त्रिलोचन का जन्म 1970 में सुल्तानपुर में हुआ था। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है। उनकी प्रमुख रचनाएं दो भागों में विभाजित हैं, गद्य और काव्य। उन्होंने काव्य भी लिखा है। यह तो स्पष्ट है कि हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में हम चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, तो इससे यह पता चलता है कि काव्य तो लिखा ही है, साथ में उन्होंने गद्य भी लिखा है। पहले उनकी काव्य की कुछ रचनाएं लिखी हुई हैं इस प्रकार: जीने की कला, मेरा घर, अमूला, चैती, धरती आदि और भी रचनाएं हैं। देश का और रोज नामचा। इसके अतिरिक्त और भी गद्य रचनाएं हैं। ये दो गद्य रचनाओं के नाम यहाँ मैंने लिखा है। यह जो रोज नामचा शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द है। इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो दैनंदिनी इसका पर्याय हिंदी में होगा। ये मुख्य मुख्य उनकी रचनाएं हैं। अब यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में कविता है, पहले पद का यहाँ मैंने संकेत लिखा हुआ है, चंपा और डैश डैश करते हैं। उसके बाद संदर्भ है जो क्रमवार आप इसकी कक्षाओं से पढ़ते हुए आए हैं। फिर प्रसंग संबंधित कविता से ही हो गया और उसका व्याख्या। पहले मैं कविता को पढ़ती हूँ। कुछ पंक्तियाँ ही है यहाँ। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वो आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य भाग से ली गई है। इसके रचनाकार कवि त्रिलोचन हैं। और प्रसंग में, क्योंकि कविता के छोटे से भाग की हम व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए प्रसंग में उतने ही भाग का प्रसंग लिखा जाएगा। कवि त्रिलोचन ने एक अनपढ़ लड़की के बारे में कविता में कहा है। अभी कविता शुरू ही हो रही है, इसलिए यहाँ प्रसंग इतना ही आएगा। चंपा, यह स्त्रीलिंग है। नाम से पता चल रहा है कि यह किसी लड़की या बालिका का नाम है। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। क्योंकि यहाँ मैं शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह पता चला कवि अपने को लेकर के यह बात कह रहे हैं। सीधी सीधी एक यह बात समझ में भी आ जाती है हमारी कि कविता आत्मकथात्मक शैली में लिखी है। जब कविता अपने लिए कही जाती है, उत्तम पुरुष शैली में कही जाती है, तो वह आत्मकथात्मक शैली भी होती है। कहते हैं कवि कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ, कवि स्वयं विद्वान है, इसलिए कवि का जो मुख्य कर्म है वह पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखाने का है। अपने ही बारे में कह रहे हैं, जब मैं पढ़ने लगता हूँ। तो चंपा नाम की एक बालिका संभवतया कवि के आस पड़ोस में रहती होगी, उसी के लिए कह रहे हैं कि चंपा नाम की एक बालिका आ जाती है और किताब में या पन्ने पर कवि के काव्य कर्म को करते हुए, देखते हुए उस कविता के चिन्हों को वह पहचानती नहीं है। जो लिखा है कवि ने, वह कविता के चिन्हों को मात्र चिन्ह ही मानती है, वर्ण नहीं मानती है, शब्द नहीं मानती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। और कवि जब अपना काव्य पाठ करते हैं लिखने के बाद, तो वह कवि की आवाज को चुपचाप सुनती है, एकदम साइलेंट मोड में, क्योंकि समझ में ज्यादा नहीं आता है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। कवि को काव्य पाठ करते हुए जब चंपा नाम की बालिका सुनती है
मुझे समझ में आ जा रहा है। और जो किताब में या जो पन्ने में लिखा हुआ है वह मात्र उन्हें काले काले चिन्ह कहती है। और मन में यह विचार करती है चुपचाप खड़ी होकर के कि कवि कैसे इन काले काले चिन्हों के माध्यम से बोल बोल कर सुंदर सुंदर ध्वनि निकाल रहे हैं। उसको यह समझ में नहीं आ रहा है जो पन्ने में या किताब में लिखा है उन चिन्हों को समझ करके या उन चित्रों को देख करके क्या कोई ध्वनि निकल सकती है या कोई सुंदर स्वर या आवाज निकल सकती है। इतनी छोटी सी कविता को समझ करके, कविता की व्याख्या को समझ करके हमें यह पता चलता है कि कविता में यहाँ पर बात एक अनपढ़ लड़की के बारे में हो रही है। क्योंकि कविता आगे आगे हम लोग जब समझेंगे, पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या को जानेंगे तो चंपा की और विशेषताओं का यहाँ पता चलेगा। इस छोटे से विषय वस्तु का एक बार शिल्प सौंदर्य देखते हैं। शिल्प सौंदर्य दो प्रकार का होता है, यहाँ लिखा हुआ है दो प्रकार का होता है। पहला कला सौंदर्य और दूसरा भाव सौंदर्य। अब कला सौंदर्य और भाव सौंदर्य को समझने के लिए कला का मतलब भी होता है कि सुंदरता और भाव का मतलब होता है भाव की सुंदरता। कला की सुंदरता बनावट। एक कमरे को अगर हम ले लेंगे, उस कमरे के निर्माण में सबसे पहले बुनियाद बनेगी, फिर धीरे धीरे कमरा निर्मित होगा। उसको सुंदर बनाने के लिए उसमें प्लास्टर होगा, रंग पालिश होगा, सभी व्यवस्थाएं होंगी जिसमें बच्चे बैठ पाएंगे या जिसमें इंसान रह पाएगा। तो कलात्मक ढंग से वह कमरा हमारा सुंदर हो गया। ऐसी कविता के बारे में भी है। कविता रस, छंद, अलंकार इत्यादि से कलात्मक रूप में ढल जाती है। और भाव सौंदर्य कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या भाव प्रकट करना चाह रहे हैं। तो इस कला सौंदर्य को हम 5 प्रकार से स्पष्ट करते हैं। पहला भाषा, दूसरा शैली, तीसरा रस और चौथा छंद, पांचवा अलंकार। यह हुआ शिल्प सौंदर्य का पहला भाग, कला सौंदर्य। अब यहाँ भाषा के लिए कविता विशुद्ध हिंदी भाषा में लिखी हुई है, साथ में आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है। यानी क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को आंचलिक शब्द कह देते हैं, इसलिए भाषा सरल और विशुद्ध हिंदी है। शैली, पढ़ाते समय में मैंने बोला था कि यहाँ अपने लिए कविता लिखी है तो आत्मकथात्मक शैली हो गई है, साथ ही साथ में प्रवाहमयी शैली भी है। रस, कविता में शांत रस है और दूसरा वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस इसलिए है, कवि एक छोटी सी बच्ची के बारे में बात बता रहे हैं, तो बच्चों के प्रति किसी का भी जो प्रेम होता है वो वात्सल्यमयी होता है। साथ में शांत रस है, इसलिए शांत रस है, कवि शांत भाव से अपनी कविता कह रहे हैं। और अगला चौथा है छंद। तो कविता छंद विहीन है, कोई छंद नहीं है इसमें। जब आप लोग किताब में देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि कोई भी लाइन एक समान नहीं है, जबकि कविताएं अधिकांशतः तुकांत, छंदबद्ध, लयबद्ध और संगीतबद्ध हो सकती हैं। यहाँ छंद विहीन कविता है। कविता में अब आए अलंकार। वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है और शब्दों की आवृत्ति से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कैसे है पुनरुक्ति प्रकाश का एक उदाहरण बता रही हूँ। खड़ी खड़ी चुपचाप, तो वर्ण भी एक जैसे हैं, शब्द भी एक जैसे हैं और दोनों का अर्थ भी एक जैसा है। और जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यह आपका हुआ शिल्प सौंदर्य का एक भाग पूरा। अब आया भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में व्याख्या का छोटा सा भाग हम कुछ सोच विचार करके लिखते हैं कि प्रस्तुत कविता में या कविता के इस अंश के माध्यम से कवि ने महिलाओं की शिक्षा का गहरा अध्ययन किया है।